हाँ सलेंद्र भाई। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई शुरू। आपका स्वागत है राजीव भैया का। हाँ, नमस्ते भैया। वो मैं प्रश्न जरा यहाँ निकाल के रख लूँ, एक मिनट। हाँ भैया। हाँ भाई, तो कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि कुछ परसों रात ही कुछ मैसेज आया, काम आ गया। कल पूरा दिन उसी में लगा। तो परसों जो बात हुई थी, मैंने अपने समाज शास्त्र, या जिसको आप सामाजिक व राजनीतिक जीवन, उसके बारे में पढ़ाने के बारे में बातें रखी थी। और फिर ये पूरा विद्यालय इसमें क्या क्या सोच से चल रहा है, इसमें अभिभावकों की क्या भागीदारी है जिसके कारण कुछ सफलताएं मिली हैं। तो अब उस पे जो प्रश्न आए हुए थे, एक तो था कि दूसरे विषयों में जो प्रयोग हुए उसके बारे में भी बताएं। तो ये चूंकि हम लोग साथ हर 15 दिन में साथ बैठते थे और बैठ रहे, आजकल थोड़ी कुछ एक महीने से वो प्रक्रिया थोड़ी बंद है, पर अध्यापक लोग साथ में बैठते थे और उन अध्यापकों में अभिभावक भी हैं क्योंकि वही लोग कुछ पढ़ा भी रहे हैं। तो जो जो हुआ मैं थोड़ा संक्षेप में ही बता सकता हूँ। तो भाषा को लेके उस पे अंत में आते हैं। इतिहास और भूगोल। तो भूगोल को लेके काफी सकारात्मक अच्छे प्रयोग रहे। तो भूगोल में पृथ्वी, सूर्य, इसके बारे में जो बताना होता है, और फिर भौगोलिक स्थिति कैसे, ऋतु इत्यादि। तो उसमें साथ में कई प्रोजेक्ट्स कराए, और वो प्रोजेक्ट्स कुछ विज्ञान से भी जोड़े गए। तो उस सेंस में वो अच्छा रहा। प्रोजेक्ट्स में उनको गूगल की सहायता से सर्च करके चीज़ें निकालना, और उसमें से खुद उस लेखों को पढ़कर कुछ समझना, तो ये भी किया गया। संस्कृत तो बच्चों की थी नहीं, पर संस्कृत के बारे में पूछा है। अंग्रेजी में बच्चों का काफ़ी अभ्यास छूट गया था, तो उसके ऊपर पुस्तकों से ही हुआ। इसमें शुरू में हमारे पास कोई अध्यापक नहीं था, क्योंकि जो, तो उसमें कुछ समय लगा, और बाद में कक्षाएं शुरू हुई और उसमें ग्रामर और फोनिक्स को भी शामिल किया गया। हालांकि फोनिक्स छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है, पर शुरू में एक कह सकते हैं पुनरावृत्ति या रिवीजन कर लिया गया। पर ग्रामर बेस्ड अप्रोच इसका भी इस्तेमाल किया गया। गणित में वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से बहुत सारी टेक्निक्स बच्चों ने सीखी, और लंबे लंबे गुणा भाग और ये इत्यादि ये सब किया। तो इससे थोड़ी उनकी रुचि बढ़ी और अलग अलग टेक्निक्स, तरीके उन्होंने सीखे। फिर पुस्तकें तो जैसा बताया था, एनसीईआरटी की सामान्य पुस्तकें ही ली गई। पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन वो विषय परक है, तो हर विषय की अपनी बात है। और विज्ञान विज्ञान में कई प्रयोग रहे। उसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को लेके सर्किट्स बच्चों ने बनाए, और उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा जोड़ दिया। तो उसके माध्यम से जो जो प्रयोग बच्चों ने किए वो ज़्यादा रोचक से लगते हैं। तो ये सब रहा। और कोई विषय बच गया क्या? इतिहास तो सामान्य रूप से ही पढ़ाया गया, तो पैलियोलिथिक एज से लेके और अभी तक। तो इन सब में तो आपको लगेगा सामान्य ही है। इसमें मुख्य बात क्या रहती है? अच्छा हाँ, एक कक्षा CVMS मूल्य शिक्षा की रही। उसमें बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण कराया गया। जैसे ये देखा गया कि बच्चे एक दूसरे का काफ़ी मजाक करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, तो इसके ऊपर उनसे बात की गई। कहा गया कि इसके बारे, क्या आप ऐसा करते हो? जब आप करते हो तो आपके मन में क्या भाव है? और देखा कि वो धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गया। अब न्यूनतम हो गया और अब बिल्कुल बंद। फिर उनका विचार
उधर ध्यान आकर्षण करने के लिए माता पिता, उनके साथ क्या संबंध है, उनसे आप क्या बातें करते हो, और उनसे ये भी होमवर्क ये दिया गया कि अपने घर में जाके सबके साथ बैठ के इन प्रश्नों पे उत्तर पूछो, कि वो लोग क्या सोचते हैं, आप खुद क्या सोचते हो। तो ये सब करने से घर के माहौल में भी एक परिवर्तन आया कि जो अब बच्चे हैं अपने माता पिता से इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो माता पिता की भूमिका भी रही इसमें, फिर इससे और माता पिता जुड़े। और ये रंजन सिन्हा भैया ने पढ़ाया, और इसमें करीब 150 प्रश्न उन्होंने बनाए जो वो समय समय पर देते रहे, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। वो प्रश्न अधिकांशतः स्वयं और परिवार के बारे में थे, तो उस ओर अच्छा ध्यान गया। दूसरा सवाल है एनसीईआरटी की कक्षाएं, इनमें ये विषय परक सब्जेक्ट फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, उसको इंटीग्रेटेड लर्निंग कैसे हो सके। तो इसमें मुझे यही कहना था, जैसा मैंने कहा था कि इसमें हम थीम्स लेके आए, जो हम पढ़ा रहे थे उसमें प्रोजेक्ट्स जो दिए वो कहें कि एक तरह थीम की तरह है, और वो थीम 2 या 3 विषयों को जोड़ती है। जैसे ग्राम सभा के बारे में बात हुई, एक तरह से कैसे हम निर्णय ले सकें डेमोक्रेटिकली, उसमें लोग अब खुल के अपनी बात रख सकें और मात्र औपचारिक ना रहे। तो उसके साथ जब ये हुआ कि इसमें ड्रामा बच्चों को प्रस्तुत करना है, तो उनको कहानी खुद लिखनी है, आगे की बात लिखनी है, और वो समाज शास्त्र से जुड़ी हुई बात है, लेकिन कहानी के रूप में लिखनी है, तो वो रोचक हो। तो ये भाषा हिंदी से ये उनको मिला। फिर डायलॉग लिखे जाएं तो कैसे भाषा सटीक हो जाए। तो इस प्रकार से 2 विषय आपस में जुड़े, उसमें मूल्य भी आ जाए तो मूल्य शिक्षा भी उससे जुड़ गई। इसी प्रकार जब ज्योग्राफी में प्रोजेक्ट्स दिए तो वो प्रोजेक्ट साइंस से जुड़े, ज्योग्राफी में जो हो रहा है, और इतिहास से उसका उनका भी कुछ रिलेशन देखा गया। जब बच्चे अखबार पढ़ के उस पर प्रेजेंट करें, ये भी बीच में शुरू हो गया था, तो उसमें वो विषयों से कैसे जुड़ रहे हैं, इसके ऊपर उनको बताना है, तो वो एक से ज़्यादा विषय। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग, अगर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम कुछ लेते हैं तो वो अपने आप एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही आती है, एक पूरे पैकेज के फॉर्म में आती है। उसको हल करने के लिए इंटीग्रेटेड लर्निंग ही चाहिए। तो इन सब के माध्यम से ध्यान इस ओर जाता है। और अगर शेप एजुकेशन या H3 एजुकेशन को देखें, तो उसमें जो थीम्स बनाने की बात है, जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करके, उनको परिभाषित करके उनके ऊपर काम करें हर थीम के लिए, तो वो बहुत ही एक सहज रूप से कई विषयों से जुड़ते हैं। तो सब्जेक्ट फ्रेगमेंटेड ना होके उसमें सब्जेक्ट जुड़ने लगते हैं। और अभी सब्जेक्ट अप्रोच फॉलो करना अभी के लिए तो ठीक है, क्योंकि किताबें, इतनी सारी किताबें, हर विषय की, हर कक्षा के लिए किताबें हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें समय भी लगेगा और अनुभव भी लगेगा। तो जो पुस्तकें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, और जो बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है उसको लेते हुए, हम इस थीम के माध्यम से कई विषयों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जगह सिस्टम में भी और वैसे भी बहुत स्पेस रहती है, उसमें ये हमारे ऊपर है कि उस स्पेस को हम किस प्रकार उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कर सकें, ताकि एक लार्जर विजन दे सकें, और चीज़ों को आपस में, विषयों को आपस में जोड़ सकें। तीसरा प्रश्न है कि आप, ये प्रश्न आदित्य देव भैया भीलवाड़ा से हैं, उनके द्वारा लिखे हुए आए हैं। तो क्या आप लोगों ने परीक्षा या मूल्यांकन का कोई तरीका अपनाया था? इस विषय पे हमारे यहाँ बात उठी कि क्या परीक्षा से प्रेशर आता है, कॉम्पिटिटिवनेस आती है, तो क्या ये करना ठीक है? तो इसमें पहली चीज़ कि इसमें से कंपटीशन कैसे हटाया जाए। तो पहली चीज़ हमने ये निर्णय किया कि हम इसमें मार्क्स नहीं देंगे, नंबर नहीं देंगे बच्चों को,
उसमें क्वालिटेटिव चीजें लिखेंगे। तो उन्होंने अगर परीक्षा हो रही है और परीक्षा के जो पत्र हैं उस पे हमें मूल्यांकन उनका आकलन लिखना है, तो हम गुणात्मक मूल्यांकन आकलन लिखेंगे, उसमें नंबर नहीं देंगे। तो ये करने से जो सीधा सीधा बच्चों को दिखने लगता है कि मेरे नंबर कम आए ज़्यादा आए, वो चीज़ हटने लगती है। और उसमें जो गुणात्मक रूप से लिखा हुआ है वो फिर हर बच्चे के लिए अपना अलग हो जाता है। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई चीज़ छूट रही है, दूसरा बच्चा दूसरी चीज़ में अच्छा है, उसे कोई तीसरा बिंदु छूट रहा है। तो वो चीज़ें हम उसके प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में ये लिख सकते हैं। तो एक तो पहली चीज़ तो हमने ये की। दूसरा ये भी प्रश्न था कि परीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, पर ये लगा कि अगर परीक्षा के रूप में उसको बोल के लेते हैं तो बच्चों को लगता है अरे कोई बहुत सीरियस काम हो रहा है, इसके लिए वो फिर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वरना हो सकता है कि जब होमवर्क दे रहे हैं उस समय खेल में लगे हैं, बहुत ऊर्जा लगा के उस पर काम नहीं सोचा नहीं है, उसको किया नहीं है। तो परीक्षा शब्द से ही जो आजकल प्रचलित अर्थ है उससे वो चीज़ उनको लगने लगती है कि अरे परीक्षा हो रही है। लेकिन जब उत्तर पुस्तिका मिलती है तो उसमें नंबर नहीं दिए हुए हैं, तो वो फिर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। पहली बार जब परीक्षा ली थी तो हाँ, बच्चे थोड़े टेंस थे। इसके बाद चीज़ें वो रिलैक्स भी हुए और ये भी समझ में उनको आया कि परीक्षा का वो समय है, हमने अब जो कुछ पढ़ा है, अगर 3-4 चैप्टर पढ़े हैं तो उनको एक साथ पढ़ के, एक ही विषय में उनको एक साथ पढ़कर उनको समझना है। तो उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, और मात्र इंडिविजुअल अध्याय का पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि उनका आपस में प्रश्न जो आएंगे वो उन प्रश्न चैप्टर्स को, अध्यायों को जोड़कर भी आ सकते हैं। तो ये उनको लगने लगता है, तो एक साथ बैठ के मेरे ख्याल से सघन अध्ययन हो जाता है, तो वो अच्छा रहता है। उमेद नाटा भैया ने शायद हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहेंगे भैया बीच में? ये जो हाँ, थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं हुआ जब वो कहते हैं कि एक विषय में लेके सब विषय को देखना, ये मैं समझा नहीं। वो तो भैया वो जो थीम बेस्ड लर्निंग में थीम को जब लेंगे तो कई विषयों को एक साथ जोड़ना होगा। अभी मैं कह रहा था कि जब वो चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स के रूप में भी बच्चे पढ़ लेते हैं और उस चैप्टर को इंडिविजुअली देखते हैं, दूसरे चैप्टर से नहीं जोड़ते हैं। तो वो काम भी आवश्यक होता है कि वो दूसरे चैप्टर से इस चैप्टर को जोड़ें। तो उस सेंस में वो मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक ठीक है भैया। हाँ, और मैंने अपनी कक्षा में तो ये बोला कि ये मेरा मूल्यांकन है और सबसे रिक्वेस्ट किया कि भैया पढ़ाई करना, मैं फेल ना हो जाऊं। बच्चे इस पे बहुत हंसे और इसका फिर मजाक भी करने लगे। अगला जब टेस्ट लेने वाला था तो एक बच्चा बोला, इस बार नाना जी आप फेल होने वाले हो। मैंने कहा भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैंने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की है। तो मैंने कहा भाई देखो, ठीक से पढ़ाई करके आना, मैं फेल ना हो जाऊं। तो वो कुछ चुटकुले के माध्यम से भी चीजें फिर वो हुई और उनका वो बदला कि ये जो मूल्यांकन हम करेंगे परीक्षा के माध्यम से, ये हम सबका मूल्यांकन है। हमारी कक्षा कैसे चली, अध्यापक ने कैसे पढ़ाया, इसमें हमने कितनी ऊर्जा लगाई, तो माहौल लाइट हो जाता है फिर। और इससे एक जिम्मेदारी का भास भी होता है कि मेरे कारण जो है ये सबका मूल्यांकन कम ना हो जाए, टीचर का मूल्यांकन कम ना हो जाए। तो ये एक तरीका ये भी इसको अपनाया था जिसके बड़े रोचक दिलचस्प परिणाम निकले। चौथा प्रश्न था, दैनिक रूप से आधा आधा घंटा पीरियड से सब्जेक्ट पढ़ाना अनुपयोगी लगता है, आप लोगों ने कैसे पढ़ाया, कोई क्रम या रोज हर विषय? भैया अगर ये रोचक रूप से पढ़ाया जाए अनुपयोगी तो नहीं है, फ्रेगमेंटेड जरूर लग सकता है। तो हमने वैसे ऐसे विषय के रूप में ही पढ़ाया और उसमें पीरियड भी इसी तरह 40 मिनट का या 50 मिनट का रहता था विषय के अनुसार। जब सोशल साइंस पढ़ाने का जैसे चल ही रहा था तो 3 दिन सिविक्स, तो 3 दिन मैथ्स पढ़ाता था, जिसको सामाजिक व राजनीतिक जीवन नाम दिया है आजकल के बोर्ड्स ने।
दूसरा, इतिहास और ज्योग्राफी की क्लास अलग 3 घंटे होती थी। तो हमने ये प्रयास किया कि 3 घंटे तीनों दिन एक साथ हो जाए, एक के बाद एक, जिससे कि वो जो रेफरेंस है, संदर्भ है, वो छूटे नहीं बच्चों में। लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है कि 3 दिन पढ़ा लिया, अब 3 दिन का या 4 दिन का गैप आ गया, तो उस समय उनको एक होमवर्क ऐसा देना जो तीनों पे सोच पाए, इसके लिए फिर काम करना पड़ता है। तो ये हमें तो ठीक ही लगा, ये जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। और टाइम टेबल में अब विषय परक है, तो मतलब इसमें अच्छा जो चल रहा है उससे अच्छा तो कर ही सकते हैं। हम खुद भी अगर बहुत सोच के और अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि उसे हम और अच्छा करने का प्रयास भी करते ही हैं। पर यह अनुपयोगी तो नहीं है, उपयोगी है, और इसमें जो कमी रह जाती है उसको कैसे पूरा किया जाए। 5वां प्रश्न है कि क्या इन शानदार तरीकों से कोई ऐसी लोकल स्कूल में रेप्लिकेट किया जा सकता है जहां बच्चों के पेरेंट्स की भूमिका ज्यादा नहीं है? तो रेप्लिकेट तो कर सकते हैं। इसको रेप्लिकेट करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स और थीम बेस्ड मॉड्यूल्स जो बनाने की आवश्यकता है, जिसपे शेप एजुकेशन या H3 एजुकेशन काम कर रहा है। तो हम भी उससे जुड़कर उसके तहत ही अब काम कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा भी सोचने का काम ही हुआ है, अब लिखने का मॉड्यूल तैयार करने का काम अब शुरू होगा। तो इसको रेप्लिकेट इस प्रकार से किया जा सकता है, जो और रिटन डॉक्यूमेंट्स इत्यादि इसके मॉड्यूल्स बन सकते हैं। और ये आने वाले समय में बनेंगे, और लोग भी बनाएंगे, हम भी अपनी तरफ से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक पेरेंट्स के भूमिका का सवाल है, तो हमारे जो 8 बच्चे थे उनमें भी हम देख सकते थे कि 2 बच्चे थे जिनके पेरेंट्स की भूमिका कम थी, और 4 ऐसे बच्चे थे जिनमें पेरेंट्स की भूमिका और काफ़ी थी। तो उनमें अंतर दिखता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निर्णायक अंतर था, ऐसा भी नहीं है। जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे, उनमें एक ऐसी बच्ची भी थी जो अपने आप बहुत सिंसियर थी, अपने आप पढ़ के आती थी और काम करती थी। तो पेरेंट्स की भूमिका के बावजूद अब उनकी, आपका एक प्रश्न ये भी है भैया कि नकारात्मक, पेरेंट्स की जब नकारात्मक भूमिका हो तो क्या हो? तो इसमें पेरेंट्स से बुला के बात की जाए। तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते थे, वो महीने में एक बार, या फिर बाद में फिर कम भी हुई। तो उनका ध्यान इस ओर दिला सकते हैं। और जो CVMS था हमारा, उसके माध्यम से जो प्रश्न बच्चों को दिए जाते थे, और उन प्रश्नों में, कई प्रश्नों में ये था कि अपने घर के सब लोगों के साथ बैठ के ये करिए। तो उसके कारण जो है, पेरेंट्स को भी पता लगने लगा कि भाई क्या हो रहा है, किस प्रकार की बातें हो रही हैं, और ये बातें तो बहुत बढ़िया हैं, और इसमें उनका भी फिर सहयोग मिला। और जहाँ तक नकारात्मक भूमिका है, तो वो पता नहीं लग पाती है पेरेंट्स को भी कि जो कर रहे हैं उससे क्या नकारात्मक प्रभाव बच्चे पे पड़ रहे हैं। तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बाहर जो है पूरी स्पर्धा, कंपटीशन का माहौल है, और ऐसे माहौल में अध्यापक, ये अभिभावकों के कारण बच्चों पे बहुत प्रेशर आ जाता है। तो उसके लिए कुछ काम स्कूल कर सकता है, जैसे हमने नंबर देने बंद कर दिए, नंबर देने शुरू ही नहीं किए मतलब। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उनको ये बताया जा सकता है कि कंपैरिजन की भाषा, तुलना की भाषा, एक दूसरे बच्चों के साथ तुलना की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो ये उनको पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से बताया जा सकता है। तो ये प्रश्न यहाँ पूरे हो गए हैं जो आए थे, और इस पर भैया और पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, और लोगों के प्रश्न हो तो वो भी बढ़िया है, बताइए।
असेसमेंट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा अगर और फैला सकें, जितना भी अनुभव हुआ, हालांकि ये बहुत लंबा पीरियड नहीं था और आप लोग भी सोच रहे थे, कर रहे थे, उसका थोड़ा सा एक ये हाँ रहेगा। भैया, हाँ, असेसमेंट में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि हमने कुछ बहुत नए प्रयोग किए हैं। तो जो परीक्षा या उसके अतिरिक्त भी जो असेसमेंट है, हमने अभिभावक विद्यालय रायपुर से हम उनका जो खाका है, टेम्पलेट कैसे बच्चों को एसेस करना है, वो लेके आए थे शुरू में। और उसको देखकर हमने अपने एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के जैसी चीज़ बनाई। और उसमें बच्चों की पर्सनैलिटी को लेके, विषय में क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बच्चा किस ओर ध्यान दे रहा है, बच्चों का आपस में व्यवहार कैसे है, उसमें वो सब चीज़ें हैं। तो उसको लेते हुए हम लोगों ने उसको भरने का प्रयास किया, पहले महीने, फिर अगले महीने, और मेरे ख्याल से 4-5 महीना तो हमने किया उसको। तो उसके माध्यम से, और चीज़ें वैसे भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि पेरेंट्स की भूमिका थी और अभिभावक मतलब इसमें थे, और अध्यापक तो हम लोग थे ही। तो उसके कारण बच्चों में जो व्यवहार संबंधी काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा। और ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, ये फिर इसको हम बच्चों को शायद नहीं देते थे, अब मुझे जो याद आ रहा है, सीधे पेरेंट्स को ही देते थे। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में उनके सामने इसको रख देते थे, हर बच्चे की चर्चा कर, जैसे एक बच्चे को लिया, उनके पेरेंट्स बैठे हैं तो सब अध्यापक भी वहाँ हैं, तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू तब ले लेते थे। और फिर हर पेरेंट जो है हर अध्यापक से सेपरेटली मिलता था। तो इसके लिए हमने जैसे 2 या 3 घंटे रख लिए। उस समय शुरू में पेरेंट्स आ जाएं और फिर अलग अलग अध्यापकों के साथ बैठ जाएं अपने अपने बच्चे के लिए। तो इस प्रकार से इसका हमने असेसमेंट इस तरह उसका कम्युनिकेट किया। और असेसमेंट में टेम्पलेट्स जो थी वो अभिभावक विद्यालय रायपुर से ली। तो इस प्रकार से किया। और बाकी जो विषय के बारे में जो डिटेल, किस प्रकार का प्रश्न पत्र बनाया जाए, किस प्रकार चीज़ें उसको की जाए, तो उसमें हम लोगों का बहुत शोध नहीं है। इतना ध्यान रखते थे कि कुछ सूचना संबंधित प्रश्न है तो उससे ज़्यादा वो जो सूचनाएं दी हैं उस सब विषय में, उसको कैसे वो उसको समझ रहे हैं, उसके द्वारा किया। बाकी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ज़्यादा रियल लाइफ से वो कैसे रिलेट कर पाएँ, उसको जो भी कहें, असेसमेंट कहें या उनका उनके स्वमूल्यांकन दौरान हो, तो उस प्रकार की फिर प्रोजेक्ट्स दी गई। और उस प्रोजेक्ट्स में जब उनका वो प्रेजेंटेशन है तो उनको ये भी कहना होता था कि इससे मैंने क्या सीखा। तो ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन, इस तरह की चीज़। दूसरी जो कहें कि दूसरे का असेसमेंट, अपने दूसरे में अच्छी क्वालिटी देखना, तो हमने जन्मदिन मनाने के लिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको विधि को अपनाया कि जिस बच्चे का जन्मदिन है, बाकी सारे बच्चे लिख के लाएंगे उसके बारे में कि उनमें क्या अच्छी चीज़ वो देखते हैं, और उनको वो प्रस्तुति करनी है। तो हर बच्चा 2 मिनट, 3 मिनट, और ऐसे बच्चे भी जो 5-5 मिनट बोले अपने सहपाठी के लिए जिसका जन्मदिन है। और फिर अब अभिभावक जो उस समय आए हैं वहाँ, वो भी बोले। और अंत में बच्चा स्वयं अपने बारे में बोले कि मेरे में क्या परिवर्तन आया, मैं अब क्या प्लान कर रहा हूँ। और उसके माता पिता तो बोलेंगे ही, भाई बहन है वो भी बोलेंगे। तो ये एक तरह से, इसको क्या बोलूँ मैं, म्यूचुअल असेसमेंट एज वेल एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इस प्रकार की चीज़ ये हमने की थी। अजय भैया, आपका प्रश्न। जी भैया, तो एक हम लोग जो जब बात करते हैं स्कूल चलाने की, है ना, तो जैसे अभ्युदय विद्यालय है तो काफी हम स्ट्रिक्ट कंडीशंस उसमें रखते हैं कि भाई पेरेंट्स को भी
शिविर करना चाहिए, और जो स्कूल है वो फिर एनसीईआरटी से एफिलिएटेड या किसी से एफिलिएटेड ना हो, मजबूरी में अपन एफिलिएट कर ले रहे हैं, अलग बात है। तो इस तरह का सोच कितना ठीक है? मतलब आपके हिसाब से यदि स्कूलों में हमें जाना है, तो आपकी बात से लग रहा है कि अपन एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर के भी और एक कोई एमसीबी के सब्जेक्ट चला के भी काम कर सकते हैं, और इसमें प्रधान भूमिका ऐसा लगता है कि टीचर्स की है। टीचर्स की कितनी क्लैरिटी है, और इसमें फिर अभिभावक को क्या कंपल्सरीली, है ना, शिविरों से एक्सपोज होना आवश्यक लगता है? इसमें आप कैसे सोचते हैं भैया? हाँ भैया, इसमें जो बुक्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो तो अभी इस समय की यथार्थता है, अभी ऐसे ही चल रहा है। तो उसको, उससे जूझने के बदले हम अपनी ऊर्जा कहीं और लगाएं। तो हम अपनी ऊर्जा बच्चों के साथ लगाएं, अभिभावकों के साथ लगाएं, वहाँ ऊर्जा लगाएं। और जो पुस्तकें इत्यादि हैं उसमें हम अपना इनपुट्स इस प्रकार से दें कि जो पुस्तक में लिखा है उसको वो एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें। तो जैसे एनसीईआरटी की समाज शास्त्र वाली जो पुस्तकें हैं उसमें आंदोलन पे काफी जोर है कि अन्याय है, अन्याय को दूर करने का तरीका आंदोलन है। तो अगर लार्जर पिक्चर देंगे, इसको इसमें दें कि आंदोलन अगर कर भी रहे हैं तो उसका गोल ध्यान आकर्षण है। तो ध्यान आकर्षण से पहले आंदोलन के अलावा और कई तरीके हैं, उनका प्रयोग होना चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए, ताकि दूसरे का ध्यान आ जाए। तो जो जो कमियां हैं उसको रखें, और जब आंदोलन कर भी रहे हैं तो विरोध ना हो, इसका क्या अर्थ है, और उसको रियल लाइफ से, उनके जिंदगी से कैसे जोड़ सकें। तो हम अपनी ऊर्जा उधर लगाएं। इसके लिए टीचर्स की तैयारी तो बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से वो जो है मूल बिंदु है। कितना भी बढ़िया करिकुलम लेके आ जाए, कितनी भी बढ़िया पुस्तक लेके आ जाए, लेकिन अगर अध्यापक उसको नहीं पढ़ा सकता, उसके वो पूरा एक व्यापक दृष्टि के साथ और बच्चों की जिंदगी से जोड़ के, दोनों आवश्यक हैं, तो उसके साथ अगर नहीं पढ़ा सकता है तो फिर कितना भी बढ़िया करिकुलम हो, कितनी बढ़िया पुस्तक हो, वो पूरी तरह से जाएगी नहीं, उसका बहुत एक आंशिक रूप से ही जा पाएगा। तो मुख्य रोल जो है वो अध्यापक, वो अपने को अध्यापकों के साथ काम करने का ये बनता है। तो और क्या चीज, एक आपने और भी पूछा था अजय भैया। हाँ, तो भैया इसका मतलब क्या मैं ये मानूं, यदि आपको जैसे रेप्लिकेशन की बात लोग बहुत माने सामान्य सा सवाल लोगों के मन में आता ही है, हाँ, कि कैसे इसका जन सामान्यकरण हो या हर स्कूलों में पहुंचे, तो क्या आपकी रिकमेंडेशन से ऐसा कहना ठीक होगा कि कम से कम टीचर्स अध्ययन किए हुए, अध्ययन का मतलब मैं अभी पठन और मनन तक की बात कर रहा हूँ, मेनली पठन, क्या मध्यस्थ दर्शन का उनको पठन होना अनिवार्य जैसा लगता है? क्योंकि बृहद दृष्टिकोण आ पाएगा उससे कम में या नहीं आ पाएगा? कैसा आपका क्या सोच नहीं लगता है? भैया, अगर अध्ययन करते हैं तो वास्तव में इसका फायदा होगा, कोई शक नहीं है इसमें। पर इस पे कितना दबाव डाला जाए ये तो परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा। अगर थोड़ा रिलैक्स वे में रख के चलें और उनकी मानसिकता बन जाए कि हाँ ये करना है, फिर शिविर में आए तो बहुत अच्छा रहेगा, अध्ययन में आए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और तो ये तो परिस्थितियों के अनुसार ही इसमें कुछ काम कर सकते हैं। वैसे जितना मुझे पता है इस प्रकार का कंडीशन रखी गई है, लेकिन वो काफी रिलैक्स्ड वे में रखी गई है, जैसे नहीं, रायपुर। भैया एक तो हो गया अभिभावक के लिए, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ टीचर्स की। जैसे मान लो आदित्य भाई को अपने स्कूल में करना है, कमल मंगल जी को करना है, किसी भी कोई बोलता है कि भैया हमें इसको चलाना है अपने स्कूल में, तो क्या टीचर्स का कैन बी से कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उनको मध्यस्थ दर्शन से गो थ्रू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अध्यापकों के लिए तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पूरा टीचर ट्रेनिंग वो सब लगेगा, और दर्शन की दृष्टि वो भी लगेगी। तो वो तो मैंडेटरी रहना चाहिए। और इसको अगर अच्छे से किया जाए, क्योंकि वहां पर मैंडेटरीनेस लोगों को एक्सेप्ट होती है कि हाँ भाई ये मेरे जॉब का पार्ट है और इसके लिए ये आवश्यक है, तो वही अब करना पड़ेगा। तो सोम भैया बोलते थे ना कि जब दिल्ली स्कूल के टीचर्स, उनको मैंडेटरी कर दिया गया गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो ये बोलते थे जबरदस्ती आए हैं
जबरदस्त होके गए हैं। तो ये भाव, तो वो शिविर फिर इतना बढ़िया रहना चाहिए कि वो सकारात्मक भाव से वापस जाए। पर शुरू में लाने के लिए अगर मैंडेटरी है तो वो तो मान्य भी है और वो चलेगा, वो उसका प्रभाव भी रहेगा, वो जल्दी फिर काम ठीक से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कहीं भी किसी को जो कोई बोलता है रेप्लिकेट करना है, तो कम से कम इतना तो तय होना ही पड़ेगा कि भाई टीचर्स जो हैं वो इससे गो थ्रू हों। दिस इज ए प्री रिक्विजिट सॉर्ट ऑफ। क्या ऐसा ठीक है कहना? हाँ भैया, हाँ। और इसमें खाली दर्शन ही नहीं होगा, इसमें पढ़ाने की जो विधि है दर्शन के आधार पे, उसको भी रखना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें मैं उनको, सहमत हूँ। मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो ऐसे ज्योग्राफी जिसको नहीं आती, वो केवल दर्शन पढ़ के ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो स्किल प्लस ऑन है वो, मतलब इट इज एड ऑन। हाँ भैया, हाँ। और इसमें है ना? मैंने एक चीज और जोड़ दी, हाँ, कि तो स्किल आपने रिगार्डिंग, मेथोडोलॉजी भी जोड़ी। हाँ, मेथोडोलॉजी भी जोड़ी कि उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी उस विषय के लिए उपयुक्त है, या क्या-क्या मेथोडोलॉजीज हैं जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, उसकी भी बात होनी चाहिए। तो स्किल विषय की भी नॉलेज तो होगी, मान रहे हैं टीचर्स में, या उसमें और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। और दर्शन के अलावा मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग और मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग फॉर दैट सब्जेक्ट, तो ये इन सब पे मैंडेटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अपन को एक अच्छा, एक दूसरा मेरा एक सुझाव था कि यदि हो सके और आपको लगता है कि उपयोगी, मुझे तो लगता है उपयोगी रहेगा, कि ये जो सब्जेक्ट अपन ले रहे हैं, जैसे सालू बहन ले रही हैं या आप लोगों ने जो ऑनलाइन ले रहे हैं, जब जब हाँ, उसकी हाँ, यदि रिकॉर्डिंग हम कर सकें तो काफी अच्छा एक एक रिसोर्स उपलब्ध हो जाएगा। और उसके लिए ग्रुप हेल्प कर सकता है। मतलब यदि उसको पेड वर्जन लेना है ना, तो हमारे पास उपलब्ध है, नहीं तो हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं। क्यों मेरे भैया? हाँ हाँ, अभी किंतु अभी आपके क्लास चल रही है क्या? कई सारे लोग जा रहे हैं, पूरी हो क्लास अभी भी है, कैसा है? हाँ, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे भैया से अलग से। बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ बाहर में कर लेंगे। ऐसा हाँ, हाँ हाँ, बाद में कर लेंगे। बट एक इसको सुझाव है इसको कि कर लेंगे। रिकॉर्डिंग यदि अपन कर सकें ठीक है, और ये भैया उसके ये इसमें, करना होगा। हाँ, ये, हाँ, पर इसमें एक ही बात मुझे कहनी थी, रिकॉर्डिंग तो वैसे करनी चाहिए, किन्हीं कारणों से वो ठीक से नहीं हो पाई। इसमें शायद कुछ पेड वर्जन भी लेने का जरूरत होगी उनको। तो इसमें वो रिकॉर्डिंग टीचर ट्रेनिंग के लिए मान रहा हूँ मैं, उसी के लिए मैं भी बच्चों, कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स खुद नहीं, ही पढ़ाएं, क्योंकि इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है क्लास का। सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। हाँ, हाँ, ठीक है है। ना? तो इसको अपन बात कर लेंगे ऑफलाइन। इसको पेड वर्जन हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, हमारे पास है, नहीं तो ले लेंगे। है ना? हाँ, और हाँ, ग्रुप वगैरह पे तो अपन अपने लिए भी एक बार रिव्यू करने के लिए, कई बार टीचर्स को भी हेल्प होती है एक दूसरे को सुन पाने के लिए। हाँ, हाँ, बढ़िया सही बढ़िया। बात, सही बात है भैया। ठीक है भैया, मेरे और लोगों के सवाल में मेरा हो गया भैया। बहुत ही बढ़िया। सुनील अग्रवाल भैया का प्रश्न हाँ है। नमस्कार। मैं कह रहा था कि आपने बताया सिन्हा जी ने 150 सवाल बनाए थे परिवार हाँ, में चर्चा के लिए। तो हाँ, आजकल हाँ, मैं उसी क्रम से गुजर रहा हूँ, तो मुझे तो वो सवाल भी जानने हैं। हाँ, जरूर जरूर, मैं भैया को बोल दूंगा, वो अभी ट्रेन में वो पहुंच रहे हैं, अचौटी गए हैं अध्ययन के लिए, अब 6 महीने का। तो उनको मैं मैसेज डाल देता हूँ, मेरे ख्याल से आ जाएगा आज। क्या शुभ नाम है उनका? रंजन सिन्हा भैया, अच्छा। रंजन सिन्हा, हाँ। तो कल ही गए हैं अचौटी 6 महीने के अध्ययन के लिए। तो वो वो भी क्या आज, आपके जो इंदौर परिवार बाहर रह रहे हो, उसी में से एक हैं क्या? हाँ, इसी में से है, हम ही 10 परिवारों में से। हाँ भैया, रंजन भैया एक्चुअली इंजीनियर हैं और काफी आरएसएस से जुड़े हुए रहे। जॉब वॉब तो शायद उन्होंने कुछ की होगी या नहीं की, बट काफी बढ़िया और सिंसियरली है। पिपड़ई में भी 2-3 साल थे। और जो भैया अभी कह रहे हैं कि अभी उसमें गए हैं आगे, अछौटी। बिल्कुल उनसे संपर्क करने से ठीक है। हाँ, समाज में उतरे हुए व्यक्ति हैं वो। आरएसएस में वो भी उन्होंने भूमिका निभाई, वो जगह जगह जाके जो करते हैं, तो वो सब रहा प्रचारक। हाँ, हाँ, वीनू भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैं तो प्रस्ताव रख रहा हूँ। जो अभी वालुकर जीवन विद्या शिविर हो रही है, इसमें 400 विद्यार्थी ही है, 11-12 FY SY TY।
FI का कम होगा और 11वीं कक्षा का कम होगा, और ज्यादातर बच्चियां है। तो शिक्षा के बारे में आप जीवन विद्या के रेफरेंस में आपने जो भी कुछ कहा किया है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो मेरा प्रस्ताव है कि 21 से 28 तक आप भी आए, 21 से 30 तक। इसके बाद कुछ रिव्यू होगा और गांधीयन संस्था है ग्रामीण लेवल पर, उस पर हम क्या आगे के लिए क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसके कुटुंब में चला जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव है सांगल साहब को, आपको। हाँ भैया, बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए बालूगढ़ का भी। और सोम भैया ले रहे हैं, सांगल भैया। अच्छा, सोम भैया आ रहे हैं अभी 21 से 28 बालूगढ़ अच्छा। में। और ये भैया गांधीयन संस्था है, और नानू भाई जो इसके मेन संचालक हैं, और उनके बेटे परेश भाई और उनकी पत्नी अलका बहन, दोनों ने जीवन विद्या शिविर वगैरह किया है, कुछ अध्ययन भी किया है 1 लेवल तक। नहीं भैया, मेरी तो बहुत ही गांधी जी के हथौटी जाकर के। प्रति मेरी तो बहुत श्रद्धा हाँ, है, और मैं उनकी पुस्तकें और ये पता है सब मुझे, पढ़। तभी मैंने याद दिला के पूछा। हाँ, तो ये ऐसी है जो कि मैं खुद करना ही चाहूंगा, बैठना ही चाहूंगा। इन दिनों थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, पर देखते हैं इसको कैसे करें, कितना समय, क्योंकि समय निकालना होगा, और यहाँ कई चीजें चल रही हैं, तो थोड़े से अटके हुए हैं लंबा अभी ये चलेगा ही सब। दीनू भाई। हाँ, तो लास्ट वाले 27, 26, 27, 28 3 दिन 4 दिन ऐसा कुछ कर सकते हैं, यदि आपकी हाँ, अनुकूलता है तो। हाँ, अगर आप वो भेज देंगे कितने बजे है, तो फिर मैं उसमें प्रयास करूंगा कि पहले से अपने को फ्री कर लूं, और उस समय फिर हाँ जी, ज्वाइन। हाँ, मैं सुरेश भाई ने कहा था, वो उसने बोला था कि मैं सांगल साहब के साथ बात कर लूंगा, ऐसे अच्छा, बात। भैया 2 चीजें हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। सांगल भैया ऑनलाइन ज्वाइन करने को बोल रहे हैं भैया, या आप आएंगे ऑफलाइन? ये पाली थाना में है, गुजरात में। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो समझा ऑनलाइन है। अच्छा, सॉरी। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, ऑफलाइन है। लगभग 700-800 लोग रहेंगे, 300-400 हाँ। विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स और टीचर्स। ऐसा अच्छा लगभग अभी का प्लान है। ये भैया, 8 दिन का रेजिडेंशियल शिविर है, 21 से अच्छा, 28। वो मुश्किल ही होगा भैया, पर ठीक है। सांगल साहब, इसमें हमारा आइडिया ऐसा है कि सभी स्टूडेंट है, बच्चे हैं, और उसके लगभग 100 वाली है, उसके पेरेंट्स है, हाँ, हाँ, और स्कूल का स्टाफ है 150, इसमें से 100 इसमें बैठेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ, आज अगल बगल गांव के कुछ ग्रामीण आगेवान भी रहेंगे, 20-25 लोग रहेंगे इसमें। हाँ, ठीक है। और सामाजिक शिविर में जो शिविर किया हुआ है, ऐसा 100 लोग, 125 लोग होंगे। तो ये ठीक। डिजाइन किया है, और ज्यादातर स्टूडेंट में बच्चियां है, लड़कियां है। हाँ, हाँ, ठीक है। और गांधीयन संस्था और हमारा जीवन विद्या का आवर्तनशील अर्थशास्त्र, मुझे लगता है करीब करीब एक समान है। हाँ, हाँ, और गांधीयन संस्था में ऐसा प्रयास भी हो रहा है जीवन के पक्ष में, बहुत बढ़िया। रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, तो आइडिया ऐसा है कि गांधीयन संस्था में जो कुछ हो रहा है, उसमें जो गैप है वो जीवन विद्या से भर सकते हैं हम, और नई परंपरा से आगे 2 स्टेप चल सकते हैं, ऐसा लगता है। और एक कोरोना में जो भी रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए गांव में रिस्ट्रिक्शन कम लगेगा। गांव की, वालुकड़ गांव की वस्ती 10,000 की है, 10,000। हाँ, तो और छोटा छोटा गांव तो नहीं है, बड़ा गांव है। हाँ, बड़ा गांव है। और छोटा टाउन जितना बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जो जीवन विद्या प्राथमिक परिचय शिविर होगी वहां, उसके शिक्षकों ने 20 शिक्षकों ने पालीताना दिसंबर एंड में पालीताना किया था सोमभाई का शिविर, तो 20 लोग आए थे शिक्षक। हाँ, 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 तो हम आगे चल सकते हैं एक बार। और रोज शाम वहां प्रार्थना होती है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि शिविर के बाद हाँ, 15-20 मिनट प्रार्थना के बाद जो भी बात होती है, हाँ, इसमें 8 दिन में, एक हफ्ता में 3 दिन 4 दिन जीवन विद्या की बात हो सके।
हाँ हाँ तो ये सारा कंटेंट कंटिन्यू हो सके तो कुछ आगे कर सकते हैं। और जो ठीक है बच्चा है, जो लेडीज है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव है देखा देखी का। हाँ यदि हमें कुछ कर सके तो एक लेडीज वहां मैरिज करके जाएगी, उसका कुटुंब में सारा बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कुछ ये बहुत सोच बढ़िया कर भैया। हाँ बहुत बढ़िया है। मैं खुद वर्धा वर्धा में जाके बहुत संस्थाओं के साथ हम लोग मिले हैं। हमारी पुत्री जो है गांधी परिवार में ही उसकी शादी हुई है, तो वर्धा के पास गांव में रहती है, आर्किटेक्ट है वैसे, तो वो सब है। तो बिल्कुल इसमें आदित्य देव भैया ने हाथ उठाया हुआ है बहुत देर से, तो हाँ भैया, पहले आप लोग बात कर लीजिए, मैं बाद में बोल दूंगा। पहले इस शिविर के बारे में कर लीजिए। हाँ हाँ वीनू भाई कुछ और कह रहे थे क्या? वो कह रहे हैं, आदित्य भैया कह रहे हैं। आपकी बात आपकी बेटी के बारे में हो रही थी। बस मुझे इतना मेंशन ही करना था बेटी के बारे में। अच्छा, हाँ तो हाँ गांधी आपके परिवार साथ है। आप फिजिकली ना आ सको तो मेरा हाँ प्रस्ताव आपने जो बताया इस पर आधार पर कि आपकी बेटी को तो भेज ही सकते हैं आप, ऐसा मुझे लगता है। वो तो तो भी फर्क पड़ेगा। महाराष्ट्र में है वो, वर्धा के पास अब गांव बात है। को जब रखो, उसको जो भी अनुकूल हो वो करे। हाँ नहीं, उसके तो दो छोटे बच्चा बेटा बेटी है, उनमें भी वो व्यस्त है, ओके तो ओके, उसके लिए वो तो संभव नहीं होगा ना। हाँ हाँ कोई बात हाँ नहीं। मतलब मतलब सांगल विनोद भाई भैया ने कह जो रहे हैं कि बताया। आपके परिवार में से कितने भी लोग आ सकें, 2-4, सपना आ सके, निशा भाभी आ सके, सब लोगों को हाँ निमंत्रण है। वो ठीक। सब लोग है ना, वो गांधीयन और जीवन विद्या दोनों का सम्मिश्रण है सभी। हाँ भैया इतने बड़े आयोजन में ना फिर ठीक से बात नहीं हो पाती है, तो आएंगे तो फिर समय निकाल के अलग से आएंगे फिर। कोई बात नहीं, स्वीकार्य है। हाँ 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 मुझे ठीक है। लगता है सांगल भैया का प्रस्ताव ठीक है कि एक बार ये पूरा शिविर हो जाए, हाँ उसके बाद नानू भाई से, परेश भाई से और टीचर्स के साथ स्पेशली सांगल भैया को बुला के अपन 3-4 दिन की वर्कशॉप, इस शिक्षा में यदि परिवर्तन करना है तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होने होंगे, है ना, उस सब की अपन बात कर पाएंगे। और एकदम। सांगल भैया ने जैसा बताया कि सांगल भैया काफी मतलब पूरी तरह गांधीयन है बहुत सारी चीजों में, और केवल विचार में नहीं है, वो एक्शन में भी है। इसको बता रहे हैं कि देखो बिटिया की भी मैरिज, जबकि वो आर्किटेक्ट है, और मैरिज भी बहुत ही सिंपल ढंग से हुई, और खेती किसानी और उनका जो परिवार है, ससुराल पक्ष जो है, वो बिल्कुल इसी सब में जुड़ा रहा, कैसे गांव को खड़ा किया जाए। तो मैं चूंकि है ना हैदराबाद में मेरा मिलना भी हुआ था, तो दामान जी से, तो बढ़िया काफी अच्छा, माने सशक्त इस सब विचार में केवल विचार ही नहीं करते हैं बल्कि एक्शन में है। जी भैया। जी भैया, जी भैया। सांगल सांगल साहब का प्रस्ताव स्वीकार्य है और बहुत अच्छा लगा। ये इसके बाद करेंगे, हो सकता ठीक है, है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसमें केवल एक ठीक है भैया। रिक्वेस्ट है, मैं भी भूल ना जाऊं, कि उनकी जो सांगल साहब की जो डेट है, वो ये शिविर खत्म होने के पहले हम लोग वो थोड़ा ले लेंगे। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ भैया थोड़ा सहज रूप से करेंगे पर करेंगे जरूर। हाँ, एकदम सहज से, सरलता से, बिना दबाव हाँ से करेंगे। हाँ हाँ भैया। ठीक है आदित्य देव भैया। हाँ जी। हाँ जी भैया, प्रणाम। हाँ भैया, आपके जो 2-3 सेशन जो भी हुए, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी और मार्गदर्शक रहे, और बहुत अच्छा लगा ये सब अनुभव सुन के। और कल मैंने वो शालू दीदी वाली क्लास भी अटेंड की थी, तो अ, उनकी क्लास में वो एपीजे कलाम सर की आत्मकथा पढ़ा रहे थे, और वो भी रिकॉर्ड करने लायक है क्लास। इससे भी टीचर ट्रेनिंग का काफ़ी सारा पार्ट हो जाता है। मतलब ये भी बहुत अच्छा सुझाव है अजय जी का कि वो रिकॉर्डेबल है। दूसरा एक रिमार्क ये था कि अ, एक तो जो 150 प्रश्न जो सीवीएमएस के हैं, वो भी एक बार ग्रुप में उपलब्ध कराएं, और एक प्रोजेक्ट की लिस्ट जो हमने अलग अलग विषय पे प्रोजेक्ट बनाए, तो उनकी कोई
एक लिस्ट हमारे पास होगी या फिर कुछ हमने डॉक्यूमेंटेशन किया होगा उसका, तो वो भी एक बार अगर करा हाँ सकें तो ग्रुप में उपलब्ध कराएं। हाँ भैया, 150 वाली प्रश्नों की सूची तो तैयार है मेरे ख्याल से। और पहले किसी ने मांगी थी तो उस समय 120 हो गए थे, तो उन्होंने 120 प्रश्न भेज दिए थे। तो वो तो तुरंत ही मिल जाएगी, 120 या 150 जितने उनके पास अभी तैयार होंगे। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है, प्रोजेक्ट्स की एक सूची, अलग से सूची बनी हुई इस प्रकार से नहीं है कि एकदम से उठा के भेज दी जाए। वो क्योंकि हर विषय के अध्यापकों ने अपने-अपने किया है, उसको हम वैसे बना सकते हैं। मैं तो इसको, ये जो शेप और H3 एजुकेशन है, बहुत ही सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो मात्र प्रश्न या मात्र प्रोजेक्ट की लिस्ट ही ना हो, बल्कि उसे कहीं ज़्यादा विस्तार से वो थीम्स हों। तो वो उनको बनाने के माध्यम से फिर इसका फिर और अच्छे से व्यापीकरण हो सकता है और लोग अपने-अपने हिसाब से चीज़ें इसमें बिल्कुल से ले सकते हैं। तो वो बिल्कुल। थीम बनाने की भैया अभी कैसा है कि प्रयास रहेगा। अभी जो आवाज़ कट गई भैया, जी हाँ भैया, अभी कैसा है कि अभी जो सुनाई? एग्जिस्टिंग स्कूल या एग्जिस्टिंग करिकुलम जो चल रहा है, उससे एकदम से शेप एजुकेशन और उस पर शिफ्ट होना बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि वो पूरा 360 डिग्री चेंज है। तो उससे जो क्रमबद्ध चेंजेस होंगे, तो उसमें ये आपका जो प्रयोग है, ये 1 साल वाला, इसको काफी अच्छे से लग रहा है मेरे को कि ये क्रमबद्ध शिफ्टिंग का एक जरिया बन सकता है कि विषयों को साथ में लेके और उसमें प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, फिर सीवीएमएस के कुछ सवाल, फिर अभिभावकों का, तो अल्टीमेटली तो शेप एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा अनुकूलतम तो वही है। पर इसको वहां तक जाने के रास्ते को आप कैसे देखते हैं? भैया मैं तो उसको एक रास्ते के रूप से अच्छी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि जो विषय हैं, तो जो हम इसमें, ये प्रश्न है कि ये जो थीमेटिक मटेरियल हम बना रहे हैं, थीम्स बना रहे हैं, उसको एक जो शिक्षा चल रही है यथा स्थिति में, उसको लेते हुए बना रहे हैं। तो जैसे मैं, कम से कम मैं जब जैसे बनाऊंगा इसको, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो जनरल रहेंगे और वो किसी भी शिक्षा में काम आएंगे, चाहे वो विषय परक शिक्षा हो या ना हो। लेकिन उसके अंदर के फिर जो लेसन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं या टर्म पेपर्स हैं या प्रश्न रूप से जो ध्यान आकर्षण है, ये सारी चीजें विषयों को जोड़ने में ही सहायक होंगी। है वो थीम के लिए, लेकिन वो थीम जो है विषयों को जोड़ रहा है। और उसमें जो ये मान के भी चलेंगे कि वो विषय में बच्चा जो पुस्तकें पढ़ रहा है, उतनी सूचना रूप में उसको मिली है और उस सूचना से उसने कुछ ग्रहण भी किया है। तो शेप एजुकेशन को मैं तो इसी प्रकार से देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा जरिया होगा कि हम दर्शन की बातें, उसके आधार पे विषय धीरे-धीरे बदल जाएँ और फिर विषय, फ्रेगमेंटेड विषय समाप्त होके थीमेटिक एजुकेशन हो जाए। तो मैं तो उसको एक उसी रास्ते में एक मार्ग, अच्छे मार्ग के रूप में देख रहा हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। एक तो वो सीवीएमएस के प्रश्नों को वो देखना सूची है मैं एक बार, और आपको एक वो भिजवा देता प्रोजेक्ट का अगर हो सके पॉसिबल, प्रोजेक्ट का जितना पॉसिबल हो उतना एक बार देख लें तो ये लग जाएगा कि हाँ कैसे बनाए जाते हैं। तो हम भी अभी सीखने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। ठीक है भैया। भैया जो अजय भैया ने एक सवाल पूछा था, भैया आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। जी, और आदित्य ने भी उस बात रखी थी, उस पर थोड़ा सा और ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स की भूमिका है, अगर वो शून्य होती है या नकारात्मक होती है, तो आपने कहा कि उनसे बात की जा सकती है, पर बात करने के बाद भी जैसे रेगुलर वो लंबे समय तक चल पाए, उसके लिए क्या ऐसा नहीं लगता कि पठन या दर्शन से उनका परिचय शिविर तक जुड़ना, या कम से कम ऐसा स्थिति में आना तो ठीक लगता है?
और इसके अलावा एक स्थिति, जैसे हमारा खुद का विद्यालय है वो ग्रामीण परिवेश में है, जहाँ माता पिता जो है वो अशिक्षित है बिल्कुल। उनका लो बैकग्राउंड है और उसके साथ में शराब भी परिवार में चल रही है, और प्लस उसके अलावा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पति पत्नी आपस में मारपीट भी होती है, वो सब घटनाएं भी होती है। तो क्या उस बैकग्राउंड के लिए भी हम इस तरह की शिक्षा को सीधे दे पाएंगे, या इसके लिए कोई स्पेशल कुछ अलग से एफर्ट्स करने होंगे? उसको अगर आप कुछ मार्गदर्शन कर पाए। भैया, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से आप ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। उस माहौल से आते हुए बच्चों के साथ मेरा कोई सीधा अनुभव तो नहीं है, तो आप ही इसमें अच्छे से तय कर पाएंगे। पर मेरा विश्वास ज़रूर है कि वो किसी भी माहौल से आ रहे हैं, उस माहौल के लिए ये करने से उस माहौल में माहौल बेहतर होगा, और जो हालात हैं उससे वो चीज़ें शायद कुछ ठीक ही होंगी। तो ट्रिपल आईटी की बात है, फर्स्ट ईयर का एक छात्र, और ये वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के माध्यम से चर्चाएं होती थी, और जब परिवार और संबंध की बात हुई तो वो चुप ही रहा। बाद में उसने अध्यापक से शेयर किया कि हमारे घर में तो लड़ाई चल रही है ज़मीन के बंटवारे को लेके, और पिताजी ने कह दिया है चाचा जी से बात नहीं करो, ये नहीं। लेकिन गर्मी की छुट्टियां हुई, वो वापस आया तो उसने कहा कि मैंने अपने परिवार के झगड़े सुलझा लिए हैं या उसमें सहयोग कर दिया है, और अब चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं। तो हम यंग लोगों को अंडरमाइन करते हैं, कई बार वो कई महत्वपूर्ण काम कर जाते हैं। तो उसने अपने पिताजी को ही समझाया, और फिर अपने चाचा जी से भी मिलता रहा, जोड़ा, उनसे भी बात की, और धीरे धीरे वो कह रहा है कि अब अलग तो हो रहे हैं, लेकिन अब बिना लड़ाई के हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ हुई। अजय भैया। अनिरुद्ध भैया, आपका जो बात है वो तो एकदम सही है, मतलब आइडियल तो अच्छी बात है वो, बट जो थांगल भैया ने स्टेप्स बताए, सबसे पहले जिस स्कूल में अपने को करना है उसमें जो भी टीचर्स हैं उनको पहले मैंडेटरी कर दें अपन, परिचय शिविर, और फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से, और हो सके तो फिजिकली अध्ययन, उसकी सबसे पहला स्टेप ये दिखता है। और फिर वो टीचर ही बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि कम से कम वो परिचय कर लें, है ना, या तो वीडियो से ही देख लें, या कैसे संभावना है। तो मुझे लगता है क्रम तो ऐसे ही दिखता है जो भैया से बात। अंकल भैया ठीक है? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक बात है भैया। मैं कुछ कहूं? हाँ बोलिए भैया। पता एक नहीं। तो जैसे आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें इवोल्यूशन बच्चों का नहीं, पढ़ाने वाले टीचर का हो जाता है, होना चाहिए। और अगर ये मानसिकता हो तो काफी कुछ बदलाव आ ही सकता है, जो जिम्मेदारी का जो भाव आता है फिर टीचर में है। तो ये तो बहुत अच्छा बोला आपने। और अब ये बताइए, जैसे ये जो आप 8 बच्चों पे प्रयोग किए इंदौर में, तो ये जो अलग अलग विषय के अलग टीचर आपने बताया, तो ये जो पेरेंट थे उन्हीं में से अलग अलग पेरेंट ने भूमिका निभाई टीचर की? हाँ, अधिकांश वही था। जैसे हमारे तो मैं, मेरी पत्नी, हमारा बेटियां तो बड़ी हो चुकी है, हमारा बच्चा तो उसमें नहीं पढ़ रहा था कोई। और रंजन सिन्हा भैया अविवाहित हैं, उनका, पर अन्य लोग जो थे वो सब पेरेंट्स ही थे। तो चाहे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, ये अभिभावकों ने ही पढ़ाई। भैया एक बार नाम भी बता दीजिए टीचर्स के, कौन कौन क्या पढ़ा रहा था? विनोद शर्मा भैया और रायपुर से यहाँ आए थे इंदौर, तो उन्होंने विज्ञान की भूमिका ली। हिमांशु भैया, उन्होंने जो है उन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने खुद इतिहास और भूगोल पढ़ाया, और एक पूरा कोऑर्डिनेशन का काम उन्होंने किया। हिंदी मेरी पत्नी और हमारी छोटी बेटी दोनों ने मिलकर पढ़ाया, फिर बाद में मेरी पत्नी ने पढ़ाया उसको। समाजशास्त्र जैसे मैंने पढ़ाया। हिंदी की ये गणित की कक्षा बलजीत सलूजा भैया ने पढ़ाई।
उसकी जिम्मेदारी ली। मूल्य शिक्षा बता ही चुका हूँ, रंजन सिन्हा भैया ने पढ़ाई। अंग्रेजी के लिए मोना दीदी हैं, उन्होंने शुरू में जिम्मेदारी ली, बाद में फिर एक और परिचित महिला थी जो शिविर एक बार मतलब आई थी, उनके परिवार शिविर कर चुका है, उन्होंने कुछ, पर वो बहुत दिन नहीं चल पाया क्योंकि उनको दूसरे एंगेजमेंट्स थे। तो अंग्रेजी की कक्षा हमारी कुछ दिन बंद रही, और इसके बाद जब उसकी जिम्मेदारी ली फिर मोना दीदी वापस भी आई, उनको अभी ग्रामर भी पढ़ा रही हैं, और अब हिमांशु भैया इसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो इसको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये अभिभावक ही हैं, बाकी लोग तो हम 3-4 को छोड़ के बाकी 4-5 लोग जो है वो अभिभावक हो गए। आप तो बहुत कम शब्दों में बोलते हैं और उतना कम शब्दों में हम पकड़ नहीं पाते हैं बातों को, तो मैं चाह रहा था कि आपके और जो टीचर थे अपने साथी, तो हाँ अभी विषय अच्छा चल रहा है, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण मैं इसी को मानता हूं कि एजुकेशन को सेंटर में रख के अगर हम कुछ करेंगे तो आगे जीवन विद्या में एक जीने का प्रयोग और सब बेहतर हो पाएगा। तो अगर सबकी ग्रुप में सहमति हो तो हमको बाकी टीचर को भी एक एक कर बुलाना चाहिए। उससे क्या कि मुझे लगा बहुत बेहतरीन सदुपयोग किया आपने समय का जब बाहर निकले आप MCVK से, और एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो सकता है। तो आप अगर ग्रुप में सबकी सहमति हो तो ऐसा करना ही चाहिए, और अपना पठन तो चलता ही है, साथ में चलेगा ही, पर इसको भी क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए, इसको एक बार पूरा करने को मेरे को भी थोड़ा दिमाग में बैठा है अभी, और सुनेंगे रिकॉर्डिंग कि ये सब विषय आपने अलग टीचर ने पढ़ाए, रोजाना क्लासेस हुई, फिर कुछ इंटीग्रेट किया आपने प्रोजेक्ट के मैं माध्यम उनसे से। पूछ लेता हूँ भैया, पूछ लेता हूँ। हिमांशु भैया जैसे अभी गुजरात गए हुए हैं, सूरत में, उनका घर वहीं पर है, और रंजन सिन्हा भैया अभी वो शिविर अटेंड करने वहाँ पहुँचने वाले होंगे रायपुर में। और तो इस प्रकार से इस समय कई लोग ट्रैवल में हैं। विनोद भैया यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, इंदौर से वापस वो रायपुर शिफ्ट हो रहे हैं। उनका पिताजी उनके कल परसों जाएंगे, उनका ट्रक जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ समय बाद अगर सबको साथ लाना है तो उस प्रकार से कर सकते हैं। मैं यहाँ पूछ लूंगा कि और अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहे या कर सके तो अच्छा रहेगा। दूसरा, शालू दीदी ने जो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, वो उसकी कक्षा 9 बजे से होती है, तो आज भी 9 बजे कक्षा है, 9 से 10। तो उसको अटेंड करके भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और पर आपकी बात ठीक है, अन्य टीचर्स को और जितना ला सकेंगे उतना प्रयास करता हूं मैं, पर थोड़ा अभी इस समय सब लोग ट्रैवल में हैं समहाउ। तो आज तो समय हो गया है। ठीक है, मैंने तो प्रस्ताव दिया अपने ग्रुप है के कि आपकी जो सब साथियों को, तो इसको हमको दिमाग में रखें, नहीं, हमको भूलना नहीं है। ठीक नहीं, ये रखेंगे और अपन इसको आगे बढ़ाएंगे पक्का। और अभी एक काम करते हैं कि मैं एक और प्रस्ताव देना चाहता हूं कि राजीव भैया, आपने क्या है कि जो उत्तर दिए और उनको डाइजेस्ट करके वापस प्रश्न निकालना, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो मेरे लगता है कि कंटिन्यूस कल एक दिन और आपका हो जाए तो चीज़ों को, और जो थोड़े प्रश्न वगैरह बनेंगे उनके साथ में, क्या लगता है समूह? ठीक है, कल बढ़िया। तो कल आप वापस एक बार पधारे, मेरे को लग रहा है, तो ठीक है हम लोग भैया। थोड़ा आपस में प्रश्न वगैरह बन करके सब लोग अपने अपने प्रश्न हैं वो समूह में रख दें जिन जिन के और बनते हैं। तो फिर कल राजीव भैया के साथ वापस एक दिन और बात कर लेते हैं, और वो जो बाकी लोगों से बात करने वाला है उसको भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा लेंगे। किसी का कोई क्विक पॉइंट हो तो रख दे, नहीं तो फिर आज की सभा पूरी करते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भैया, कल वापस मिलते हैं।